हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में पूरी सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम अपने 6 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 159वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 यह जारी कौन करता है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। यह बॉर्डर, ठीक है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इस बार जो है 2024 में भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है। जबकि 2023 में भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान था? तो 161वें स्थान पर था। यानी कि भारत जो है 2 अंक की उछाल पर आ गया है। तो भारत की वर्तमान में रैंक क्या है? 159 है। एक करंट अफेयर क्वेश्चन और याद रखेंगे कि 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में अगर बात करें कि पहला स्थान किसका है, तो नॉर्वे का है। और इसमें जो है टोटल कुल कितने देशों की सूची जारी करी जाती है? तो कुल 180 देशों की सूची जारी करी जाती है। तो 180वें नंबर पर वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कौन सा देश है? तो इरिट्रिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 159वें नंबर पर भारत की रैंक है। जबकि बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 3 मई को। तो भी दोनों साथ में याद रखना है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134वें नंबर पर HDI में भारत की रैंक है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। और मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी जाती है। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 93। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4th। अगर बात करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यह बताया जाता है कि किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत किस देश की आर्मी है? USA की। दूसरे नंबर पर रूस की है। और तीसरे नंबर पर है चीन की। और चौथे नंबर पर अपने भारत की है। अगर वही बात करें वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4th। यानी कि अंतरिक्ष में या फिर किसी भी प्रकार की अनुसंधान क्षेत्र में खोज के आधार पर बताया गया है किस देश की रैंक क्या है। तो पहले नंबर पर USA है, दूसरे पर रूस है, और तीसरे नंबर पर चाइना है, और चौथे नंबर पर इसमें भी भारत की रैंक 4 है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये भी 4 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अपने भारत में किया जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यह जो है UN का पहला सम्मेलन है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए पहली बार UN का पहला सम्मेलन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? जो अपने भारत में हो रहा है। अगर बात करें कि इस बात की खुलासा किसने करी है, किसने करी है, तो UNO में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि पहली बार जो UNO का पहला सम्मेलन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित किया जा रहा है वह कहाँ पर किया जाएगा? तो अपने भारत में किया जाएगा।
अगर बात करें कि यूएनओ में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर किसका शुरुआत किया गया है, तो एकमात्र स्टार्टअप जिसकी शुरुआत की गई है जोकाटो, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो अपने भारत में होगा, जो कि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेड कौन बनाए गए हैं, नवाफ सलाम बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, तो संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम यानी कि 193 नंबर का सदस्य देश बना है दक्षिणी सूडान, जबकि 194वें नंबर का देश बनने वाला था फिलिस्तीन, लेकिन इस पर जो है वीटो किसने कर दिया, तो यूएसए ने कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि 194वें नंबर का देश कौन सा बनने वाला था संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश, तो यह बनने वाला था फिलिस्तीन, लेकिन वीटो किसने कर दिया, तो यूएसए ने वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो है लघु संसद भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करीना कपूर। यूनिसेफ इंडिया ने भी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, करीना कपूर को बनाया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसकी स्थापना कब होती है, 1946 में होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, करीना कपूर बनाई गई हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि यूनिसेफ की स्थापना किसने करी थी, यानी संस्थापक कौन थे, तो लुडविन रोसमैन थे, और इन्हें जो है 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1965 में। अगर वही बात करें, रेड क्रॉस संस्था जो है 3 बार अब तक नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है, और पहली बार जो है शांति के क्षेत्र में 1901 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हेनरी डुनेंट को दिया गया था, और इन्हीं के द्वारा स्थापित रेड क्रॉस संस्था को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो MS धोनी बनाए गए हैं। बिसलरी की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। ICC वर्ल्ड कप 2023 के वैश्विक राजदूत कौन बने हैं, तो ये बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर। ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट बने हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलिस्तीन को किया है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो यूनेस्को का एक पुरस्कार है जिसे कहते हैं, जो पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, उसका नाम है गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024। गिलर्मो कौन थे, तो ये कोलंबियाई पत्रकार थे, और इनकी जो है मृत्यु होती है 1986 में। तो इन्हीं की याद में जो है गिलर्मो कैनो पुरस्कार की शुरुआत होती है 1997 में, और ये क्या है, तो ये थे कोलंबियाई पत्रकार, तो इसी की याद में जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो है आप सभी को पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो इसके बीच में जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छी खबरें, जैसे कि जो शुद्ध यानी कि जो सत्य कथित घटना होती है, उसको दिखाने के लिए इस बार जो है गिलर्मो कैनो पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फिलिस्तीन के अंतर्गत जो 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है, मान लीजिए ये फिलिस्तीन का मैप है, तो इस क्षेत्र में जो है जो फिलिस्तीन का एरिया है उसे गाजा पट्टी कहते हैं, और जो इस क्षेत्र में स्थित है उसे वेस्ट बैंक कहते हैं। तो गाजा पट्टी में इजराइल ने अटैक किया था, तो यहीं पर जो है यहाँ की सत्यता वाली घटना दिखाने के लिए इस बार जो है गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो फिलिस्तीन को दिया गया है। फिलिस्तीन के पत्रकारों को इस बार जो है गिलर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है, ठीक है। ये पीछे देख सकते हैं आप, फिलिस्तीन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि यूनेस्को का अगर वर्तमान में हेड कौन बनाए गए हैं, तो यूनेस्को के वर्तमान हेड है आंद्रे अजोले, इसके हेड है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह पेरिस में है। व्हिटली अवार्ड भी हाल ही में किसे दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। व्हिटली अवार्ड इन्हें जो है अब की बार दूसरी बार दिया गया है, यानी कि 2024 में इन्हें दूसरी बार मिला है, और पहली बार कब मिला था, तो 2017 में
पहली बार इन्हें व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। ये पर्यावरण एक संरक्षणविद है और इन्हें जो है इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये भी जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष हो रहा था तो उस टाइम की ये फ़ोटो इन्होंने लिया था, मोहम्मद सलेम जी। तो इन्हें जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। एबेल पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहलाता है, तो किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड जी को। पांचवा प्रश्न है हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली राजनयिक यानी कि नेता विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है, जो कि एआई है यानी आर्टिफिशियल रूप में बनाई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसने लॉन्च किया है विक्टोरिया सी को? तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है। इसके बारे में अध्ययन देखें तो विक्टोरिया सी यह विश्व की पहली एआई राजनयिक है और इसको लॉन्च किया गया है यूक्रेन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ये हैं विक्टोरिया सी, ठीक है। कौन है? तो ये विक्टोरिया सी हैं। इन्हें कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इन्हें यूक्रेन में लॉन्च किया गया है। आप जो है कंफ्यूज ना हो, ये लड़की के रूप में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बात करें कि इनके अंदर आवाज़ किसकी डाली गई है, तो यूक्रेन की एक सिंगर है जिनका नाम है रोजाली। तो रोजाली की वॉइस जो है इनके अंदर डाली गई है। तो आपको याद रखना है विश्व की पहली राजनयिक कौन बनी है आर्टिफिशियल में? तो विक्टोरिया सी बनी है और जो कि यूक्रेन की है। और इनके अंदर किस कलाकार की आवाज़ डाली गई है? तो रोजाली की आवाज़ डाली गई है। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव और यूक्रेन में जो करेंसी यूज करी जाती है उसका नाम है रिविनविया। भारत का पहला एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। तो यह आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है भारत में एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। अगर बात करें किसने लॉन्च किया है, तो EZTAX ने। नेक्स्ट प्रश्न है ललन टॉप भारत की पहली एआई क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है? तो यह लीसा है और यह कहाँ पर कार्यरत है? तो यह उड़ीसा में कार्यरत है। तो भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है? तो लीसा है और कहाँ पे कार्य कर रही है? तो उड़ीसा में कार्य कर रही है। भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? तो इराह है। एआई से भविष्य में कौन सा लाभ हो सकता है या फिर कौन सा नुकसान हो सकता है, तो इस पर आधारित भारत की पहली फिल्म बनी है इराह। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ है। इसके बारे में अध्ययन करें तो FWD-200B इसका निर्माण जो है कहाँ पर किया गया है? तो यह निर्माण किया गया है बेंगलुरु में। किस कंपनी के द्वारा? फाइलिंग डिफेंस फर्म के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो FWD-200B यह क्या है? तो यह एक बम वर्षक मानव रहित विमान है, यानी कि जो बम फेंकने वाली एक मशीन होती है, इसमें कोई मानव नहीं बैठा रहेगा। इसमें जो है ऑटोमेटिक जो है जिस क्षेत्र में लड़ाई होगी उस क्षेत्र से इसको ऊपर से जो है फ्लाइंग कराया जाएगा यानी उड़ाया जाएगा और ये खुद ब खुद जो है बम वर्षा करेगा उस एरिया में, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है। FWD-200B यह क्या है? तो यह एक बम वर्षक मानव रहित विमान है जिसको कहाँ पर बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। किसके द्वारा? तो फाइलिंग डिफेंस फर्म के द्वारा बनाया गया है। और यह जो है एक भारत का पहला स्वदेशी निर्मित बम वर्षक मानव रहित विमान है। कैसा है? तो इसे भारत ने खुद बनाया है। तो याद रखना है यह कैसा है? तो यह स्वदेशी है। इसकी टोटल लागत कितनी है? तो यह 25 करोड़ में पूरा बना हुआ है। आप इसे देख सकते हैं। यह है भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान जिसका क्या नाम है? आप इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं FWD-200B। अगर बात करें तो इसी प्रकार का एक बम वर्षक विमान जो है अमेरिका में बना था जिसका क्या नाम था? प्रीडेटर नाम था। और इसकी टोटल लागत कितनी थी? तो 250 करोड़ में बना था। जबकि अपने भारत का कितने में बना है? तो 25 करोड़ में बना है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबल क्या है। तो प्रबल जो है लंबी दूरी की रिवाल्वर है। स्मार्ट क्या है? तो एंटी सबमरीन टारपीडो है। इसके बाद समर क्या है? तो समर जो है यह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि वायु रक्षा प्रणाली है जो कि सतह से हवा में वार करने में सक्षम है। और इस समर में जो है किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना है। उग्रम क्या है? उग्रम एक असॉल्ट राइफल है
और प्रचंड क्या है? तो प्रचंड जो है LCH है, यानी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से देखते हैं स्टूडेंट, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में अध्ययन करें तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के हेड कौन बनाए गए हैं? संजय कुमार मिश्रा जी बनाए गए हैं। अगर बात करें GST अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इस पर जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं उनकी आयु या तो 70 वर्ष पूरी हो जाए या फिर 4 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। और इनका वेतन कितना रहेगा? तो 2.5 लाख पर मंथ इनका वेतन रहने वाला है। तो ये हैं संजय कुमार मिश्रा। ये जो है झारखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं संजय कुमार मिश्रा, जो कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। विजय केलिकर समिति की सिफारिश पर GST की स्थापना की जाती है और संविधान में संशोधन करके 101वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करके GST को जोड़ा जाता है। और GST कब लागू होता है? तो GST लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट हमारा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया जी। जबकि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह, और इनका भी हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो फिर 16वें वित्त आयोग कौन बनेंगे? अरविंद पनघड़िया जी बनेंगे। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 280 है। भारत की नौसेना के प्रमुख कौन है? तो भारत की नौसेना के प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इनका जो है कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है? तो अभी 30 अप्रैल से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह किशोर मकवाना जी बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 338 है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल पूछे तो कौन सा है? तो 338 ए जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। जबकि 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, एक तो ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखविंदर। 8वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्र कला को GI टैग मिला है? तो अजरख वस्त्र कला किस राज्य का है जिसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अजरख वास्तुकला को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और अजरख वास्तुकला वस्त्र कला ये कहाँ का है? ये कच्छ गुजरात का एक वस्त्र है। और अगर बात करें अजरख का अर्थ क्या होता है? तो अजरख का अर्थ होता है नीला। तो ये है अजरख, ठीक है। तो अजरख वस्त्र को GI टैग दिया गया है, जो कि कहाँ से संबंधित है? गुजरात के कच्छ से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं GI टैग के बारे में। GI टैग एक्ट कब आया था? तो 1999 में GI एक्ट को जो है पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? GI एक्ट लागू हुआ था 2003 में। और पहली बार GI एक्ट किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगर बात करें कि सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को मिला है? तो सर्वाधिक GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश को, और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तिरंगी बर्फी अभी इसे हाल ही में GI टैग दिया गया था। और तिरंगी बर्फी कहाँ का है? वाराणसी का है। साजी क्राफ्ट कहाँ का है? तो यह मथुरा उत्तर प्रदेश का है। जबकि वांचू लकड़ी और आदि केकिर एक प्रकार का अदरक है, और वांचू लकड़ी इन दोनों प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। वास्तुकला के लिए भी हाल ही में बीकानेर को GI टैग दिया गया था। वास्तुकला जो होता है, जो ऊँटों के ऊपर मैट या चटाई डाली जाती है उनके पीठ पर, उसे वास्तुकला कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। और अभी हाल ही में उस्ता कला को GI टैग दिया गया है। गरबा नृत्य को जो है अभी हाल ही में 15वां अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है।
चुरपी पनीर कहाँ का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है और अभी हाल ही में चुरपी पनीर को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो है 8 रेलवे स्टेशनों का नाम जो है बदल दिया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो अमेठी सीट से एमपी कौन बनी है? तो एमपी रहती हैं स्मृति ईरानी जी, जो कि राहुल गांधी को हराकर यहाँ की एमपी बनी थी। लेकिन फिलहाल अभी जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो देखते हैं कि अमेठी का एमपी कौन बनता है। तो ये 8 नाम हैं, आप याद रखेंगे। जैसे तापेश्वर नाथ धाम के रूप में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया है? तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तापेश्वर नाथ धाम के रूप में रख दिया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं ये 8 रेलवे स्टेशन के नाम हैं जो भी बदल दिए गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो संभाजी नगर है। नेक्स्ट है मोगा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रखा गया है। और यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह गोवा में है। ठीक है। रोस द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? रोस द्वीप का नया नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और यह कहाँ पे है? तो यह अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो T20 के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहर श्रीनाथ जी को। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। इस बार इसका कौन सा क्रम है? तो 9वां क्रम है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 20 टीम खेलने वाली हैं और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मैच रेफरी कौन बनाए गए हैं? तो जवाहर श्रीनाथ जी बनाए गए हैं। ये हैं जवाहर श्रीनाथ जी, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि भारतीय टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। और उप कप्तान कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। अगर बात करें भारतीय टीम का सिलेक्शन करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो अजीत आगरकर हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भारतीय टीम है उसका सिलेक्शन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो अजीत आगरकर हैं। और भारतीय टीम के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो है ब्रांड एम्बेसडर मैंने बता दिया था, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल बनाए गए हैं। और इसमें जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो है थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। इस सॉन्ग का नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यह थीम सॉन्ग है। और इसके कह सकते हैं सिंगर कौन है? तो श्याम पॉल एंड कीज जो है इसके सिंगर हैं। याद रखेंगे सॉन्ग क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यह सॉन्ग है और इसके सिंगर हैं सीन पॉल एंड कीज, इसके सिंगर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स 2028 में, जबकि 33वां कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जबकि 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम यूके में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो यह नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में आयोजित होगा। जबकि फीफा वर्ल्ड कप जो है इसके अभी फ़िलहाल कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो यह कतर दोहा में किया गया था। और विजेता कौन बना था? तो विजेता बना था अर्जेंटीना, और उप विजेता यानी अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच में खेला गया था। और इसमें विजेता अर्जेंटीना बना था और उप विजेता फ्रांस बना था। नेक्स्ट है एशियन गेम्स भविष्य में कहाँ होंगे? तो एशियन गेम्स भविष्य में होंगे आईची जापान में। और अभी जो है इसका आयोजन 2023 में एशियन गेम्स का कहाँ किया गया था? तो हांगझाऊ चीन में इसका आयोजन किया गया था। और भविष्य में कहाँ होगा? तो आईची जापान में होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस हरियाणा के गुरुग्राम में अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेगी। तो ये आपको याद रखना है, अमेरिकन एक्सप्रेस हरियाणा के गुरुग्राम में अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेगी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।